आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हाईजैकर के बारे में जिसने बिना किसी को पता चले प्लेन को हाईजैक तो किया ही, बल्कि अपनी सारी मांगे पूरी करवाकर इस तरह से गायब हुआ कि किसी को भी पता ही नहीं चल पाया। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस हाईजैकर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो अपनी चाय पॉपकॉर्न लेकर बैठिए क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ ही ये कहानी आपको काफ़ी काल्पनिक भी लगने वाली है, लेकिन ये कहानी 100% सच है। बात है अमेरिका के एक स्टेट ओरेगन के पोर्टलैंड की। तारीख है 24 नवंबर 1971। बुधवार की दोपहर में डार्क कलर का बिजनेस सूट पहने, हाथ में ब्लैक कलर का सूटकेस लिए एक करीब 6 फुट लंबा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो पहुंचता है। वैसे तो इस एयरपोर्ट में काफी भीड़ रहती थी, लेकिन थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी होने के कारण एयरपोर्ट में काफी कम लोग थे। ये व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइंस के काउंटर पर जाता है और पोर्टलैंड से सी एयरटेल के लिए एक टिकट खरीदता है, जिसके लिए वो $20 देता है और अपना नाम डैन कूपर बताता है। उसे जिस फ्लाइट की टिकट मिली थी वो थी फ्लाइट नंबर 305 और वो प्लेन एक बोइंग 727 थी। उस समय एयरपोर्ट पर ना तो कोई मेटल डिटेक्टर्स होते थे, ना ही कोई चेकिंग। जिसके बाद कूपर फ्लाइट में चला जाता है और उसकी सीट सबसे पीछे की लाइन में थी। लोग कम होने की वजह से ज्यादातर सीट खाली पड़ी थी और कपूर के आसपास वाली सीट भी खाली ही थी, इसीलिए वो एक सीट पर अपना सूटकेस रख देता है। बैठने के बाद कूपर एक चश्मा लगाता है, अपनी सिगरेट जलाता है और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करता है। उस फ्लाइट में कूपर को मिलाकर 36 पैसेंजर्स, 3 फ्लाइट अटेंडेंट्स, एक पायलट, एक को पायलट और एक फ्लाइट इंजीनियर था। फ्लाइट लगभग 2/3 खाली थी। दोपहर के 2:50 अपने तय समय पर यह फ्लाइट पोर्टलैंड एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और लगभग आधे घंटे के बाद इसे सीटल के टकोमा एयरपोर्ट पर लैंड करना था। फ्लाइट के टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद ही कूपर एक पर्ची अपने पास से गुजर रही फ्लाइट अटेंडेंट को देने की कोशिश करता है। फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि वो अपना नंबर उसे देना चाहता है, तो वो मुस्कुराकर उस पर्ची को लेती है और अपनी पॉकेट में डाल लेती है। जब कूपर देखता है कि फ्लाइट अटेंडेंट ने बिना पढ़े ही पर्ची अपनी पॉकेट में डाल ली है, तो वो दोबारा उस फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाता है और उसके कान में कहता है कि अगर आपने पर्ची पढ़ ली हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं बता दूं कि मेरे पास एक बम है। ये सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट हैरान हो जाती है और अपनी एक साथी को बुलाती है। जब वो दोनों पर्ची देखती है तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि मेरे पास बम है। तभी कूपर उन्हें अपना सूटकेस खोल के दिखाता है जिसमें उसने बम फिट करके रखा था। ये देखकर वो दोनों घबरा जाती हैं और तभी कूपर कहता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी मांगे कैप्टन तक पहुंचा दें। उसकी डिमांड थी कि उसे आज शाम 5 बजे तक $2 लाख, 2 प्राइम बैक पैराशूट्स और 2 रिवर फ्रंट पैराशूट्स, और जब ये प्लेन लैंड करे तो उस प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए रनवे पर एक ईंधन से भरा ट्रक होना चाहिए और अगर कोई भी चालाकी हुई तो मैं इस प्लेन को उड़ा दूंगा। ये खबर कैप्टन को बताई जाती है, जिसके बाद कैप्टन फौरन मामले की सूचना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देता है। ये खबर सुनकर एयरपोर्ट सिक्योरिटी में हड़कंप मच जाता है, जिसके बाद FBI, लोकल पुलिस सभी को अलर्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक उसकी डिमांड पूरी ना हो जाए प्लेन सीटल में लैंड नहीं करेगा। इसके बाद कूपर एक डिमांड और रखता है, $2 लाख सभी $20 की शक्ल में होने चाहिए, जिसके बाद उसकी सारी डिमांड्स मान ली जाती हैं और तय हो जाता है कि जब ये कहीं और लैंड करना चाहेगा तब उसे पकड़ लिया जाएगा।
इसके बाद उसके डिमांड्स के मुताबिक सीटल एयरपोर्ट पर सभी चीजें पहुंच जाती हैं और इस फ्लाइट को एक अलग रनवे पर लैंड कराया जाता है ताकि पैनिक की सिचुएशन न पैदा हो। आपको बता दें कि इन $2 लाख की आज के समय कीमत लगभग 10 करोड़ भारतीय रुपए है। आखिरकार शाम के 5:45 पर फ्लाइट को लैंड किया जाता है और उसकी डिमांड के मुताबिक डॉलर्स और 4 पैराशूट फ्लाइट के पीछे के गेट से टीना नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को दिए जाते हैं। आपको बता दें, उस समय बोइंग 727 इकलौता ऐसा विमान था जिसके पीछे की तरफ भी एक दरवाजा था। इसके बाद टीना सारा सामान लेकर कपूर के पास जाती है और प्लेन में फ्यूल भरने का काम शुरू किया जाता है। सारी डिमांड पूरी होने के बाद कूपर सभी 35 पैसेंजरों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को छोड़ देता है। जो पैसेंजर्स फ्लाइट से उतर रहे थे उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि वो प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसके बाद कूपर प्लेन को मेक्सिको ले जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद उसे बताया जाता है कि ये प्लेन सीधा मेक्सिको नहीं जा सकता, इसे बीच में कहीं रिफ्यूल करना होगा। तो कपूर उन्हें रेनो एयरपोर्ट पर रिफ्यूल करने के लिए ऑर्डर देता है। अब कूपर कुछ डिमांड्स और रखता है कि प्लेन का पिछला हिस्सा टेक ऑफ के बाद खुला रहना चाहिए। प्लेन की स्पीड 200 माइल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्लेन का लैंडिंग गियर पूरे सफर के दौरान खुला रहेगा और प्लेन के दोनों तरफ के विंग्स 15 डिग्री तक झुके रहने चाहिए। सभी मांगे मान लेने के बाद फ्लाइट शाम 7:36 पर टेक ऑफ करती है। टेक ऑफ के बाद कूपर फ्लाइट अटेंडेंट जो 3 में से अकेली फ्लाइट में थी उससे कहता है कि तुम भी कॉकपिट में चली जाओ और कॉकपिट को अंदर से लॉक कर लो, जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट ऐसा ही करती है। इधर यूएस एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट्स को उस फ्लाइट के ऊपर और नीचे उड़ने का ऑर्डर दिया जाता है। करीब 8 बजे कॉकपिट के अंदर लाइट ब्लिंक होती है कि पीछे की सीढ़ी खोल दी गई है और एयर प्रेशर भी बदल रहा है, जिसके बाद पायलट इंटरकॉम के जरिए कूपर से बात करता है, लेकिन कूपर उस कॉल का कोई जवाब नहीं देता और किसी को भी पीछे आने से कूपर ने मना किया हुआ होता है। तो सब शांति से वहीं बैठ जाते हैं। लगभग 15 मिनट बाद प्लेन में एक झटका और बहुत तेज एयर प्रेशर महसूस होता है, जिसकी वजह से सबके कान थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ जाते हैं। मगर थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद 10:15 पर फ्लाइट रेनो एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग करती है। लैंड करते ही FBI के एजेंट्स प्लेन को घेर लेते हैं, लेकिन जब वो प्लेन में घुसे तो उन्हें पता चला कि वहां कूपर तो है ही नहीं। उन्हें मिलता है तो बस 2 पैराशूट, जिसमें से एक खुला हुआ था। ना उन्हें कूपर मिला, ना वो सूटकेस जिसमें बॉम्ब था, और ना ही वो डॉलर्स। अब एजेंट्स के क्रू मेंबर्स से पता चलता है कि करीब 8 बजे उन्हें प्लेन में एक झटका महसूस हुआ था। हो सकता है उसी समय कूपर प्लेन से कूद गया हो, लेकिन किसी ने भी कूपर को प्लेन से कूदते हुए नहीं देखा, ना ही क्रू मेंबर्स ने और ना ही फाइटर जेट्स के पायलट्स ने। अब टाइमिंग के हिसाब से कूपर जहां खड़ा था वो जगह पोर्टलैंड से 64 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ थी और लुइस नदी के आसपास ही थी, जिसके बाद क्रू मेंबर्स की मदद से कूपर का स्केच बनवाया गया। अगली सुबह उस जगह की अच्छे से छानबीन करी गई जहां कूपर कूदा था। ये पूरा एरिया जंगल का था। कई महीनों की छानबीन के बाद भी ना तो कपूर मिला, ना ही उसकी लाश, और ना ही वो पैसे, और ना ही कोई पैराशूट। अब ये खबर बहुत ही तेजी से फैलने लगी और तभी एक न्यूज़पेपर ने गलती से इसका नाम DB कूपर छाप दिया, जिसके बाद से कूपर इसी नाम से मशहूर हो गया। FBI ने हर तरीके की मुमकिन जांच की, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कूपर का कोई अता पता ही नहीं चला। FBI ने उन नोटों के नंबरों को भी पब्लिक कर दिया ताकि अगर कूपर उन पैसों को खर्च करता है तो पता लग सके, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। और तो और कूपर पर $5000 का इनाम भी रखा गया, लेकिन फिर भी उसकी भनक तक नहीं लग पाई।
इसी बीच कूपर को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आने लगी कि हो सकता है उसकी मौत हो गई हो, वगैरह वगैरह। लेकिन लगभग 9 साल बाद 10 फरवरी 1980 को एक 18 साल के बच्चे को बीच पर आग जलाने के लिए गड्ढा खोदते हुए वही नोट मिले जो कूपर को दिए गए थे। इसके बाद कई जगह खुदाई करवाई गई। FBI सोच रही थी कि अब केस सुलझ जाएगा, लेकिन इस मामले ने केस को और भी उलझा दिया, क्योंकि जहां ये नोट मिले थे वो जगह 27 किलोमीटर दूर थी जहां कूपर कूदा था, और दूसरा कि जहां से नदी जिस बीच पर स्थित था वो लुइस नदी से मिलता है। वहां से ये नदी उल्टी दिशा में बहती है, तो वहां से इन पैसों का बीच पर आना पॉसिबल ही नहीं था। हर तरफ सोचने के बाद भी कूपर का कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अमेरिका में डीबी कूपर को लोग हीरो मानने लगे थे। कूपर इतना फेमस हो चुका था कि कई जगह लोग थैंक्सगिविंग डे को कूपर का सक्सेस डे समझकर मनाते हैं। देखते देखते साल 2011 आ गया। इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलती रही। आपको बता दें कि इस केस की इतनी फाइलें बन चुकी थी कि एक के ऊपर एक रखे तो उनकी ऊंचाई 40 फुट तक हो जाएगी। अब FBI ने लगभग 1000 सस्पेक्ट्स को टारगेट किया था, लेकिन इनमें सबसे मेन सस्पेक्ट था रिचर्ड फ्लॉयड मैकॉय जूनियर, क्योंकि कुछ साल बाद 1971 में रिचर्ड ने एक प्लेन, एक पिस्टल और हैंड ग्रेनेड के दम पर हाईजैक किया, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से कूपर ने किया था। बस फर्क इतना था कि रिचर्ड ने 2 की जगह $5 लाख की मांग करी थी, और कूपर की तरह वो भी प्लेन से कूद गया। लेकिन हाईजैक के 2 दिन बाद ही रिचर्ड को पकड़ लिया गया। अब सबको लग रहा था कि रिचर्ड ही कूपर है, लेकिन इस बात को साबित करने में एक दिक्कत आ रही थी। वो ये थी कि जब रिचर्ड ने प्लेन हाईजैक किया था तब उसकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन चश्मदीदों के हिसाब से कूपर की उम्र 1971 में 45 से 50 साल के बीच थी। इसके अलावा रिचर्ड ने ना तो कभी माना कि वो कूपर है और ना ही कभी मना किया। उसके 2 साल बाद ही 1974 में पुलिस के साथ मुठभेड़ में रिचर्ड की गोली लगने से मौत हो गई, और उसके साथ ही सभी सवाल भी खत्म हो जाते हैं। मगर आज के समय कूपर के पिए हुए सिगरेट बट्स का DNA टेस्ट से पता लगाया जा सकता था, जो कि 1971 में पॉसिबल नहीं था। लेकिन बड़े ही रहस्यमयी तरीके से FBI से ये बट्स गायब हो गए, और FBI के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। और 2016 में आकर FBI कहती है कि हमने पूरी कोशिश करी डीबी कूपर को ढूंढने की, लेकिन वो कहां से आया और कहां गया इसका कोई पता नहीं लगा। और करीब 45 साल बाद FBI अपनी हार मान लेती है। आज लगभग 50 साल बाद भी डीबी कूपर का कोई पता नहीं लगा पाया, और अगर कूपर का कोई सुराग है तो वो सिर्फ एक स्केच है जो क्रू मेंबर्स की मदद से बनाया गया था। यह अमेरिका का इकलौता हाईजैकिंग केस था जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो ये थी कहानी डीबी कूपर या फिर डैन कूपर की। आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और डीबी कूपर एक हीरो था या फिर एक क्रिमिनल, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रोचक क्राइम स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल दी क्राइम टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।